जय हिंद साथियों। अशोका अकादमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में मैं हरिओम मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि पहले से आपको अवगत करा दिया गया था कि ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और आज सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसके बाद में आपकी ज्योग्राफी क्लासेस भी रहेंगी। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो है यूपीएसआई, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टीजीटी, लेखपाल तथा अन्य सभी लगभग सभी जनरल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आए हैं और इनको वन बाय वन करके करेंगे। छोटा सा टेस्ट है, चलिए इसको एंजॉय करते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? जी साथियों, मध्यमंडल। मध्यमंडल मीन्स मेसोस्फीयर। मध्यमंडल मीन्स मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर किन दो मंडलों के मध्य पाया जाता है? देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हम देखें तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी मंडल जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहेंगे। सेकंड नंबर पर स्ट्रेटोस्फीयर है। फिर आपका जो है मेसोस्फीयर है, आयोनोस्फीयर है तथा एक्सोस्फीयर है। तो जो आपका जो मेसोस्फीयर है जिसको मध्यमंडल है, मध्यमंडल कहाँ पर स्थित है? किन दो मंडलों के मध्य स्थित है? साथियों बहुत स्पष्ट तौर पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसके नीचे तो जो आपका जो है समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलेंगे, ऊपर जो है आयनोस्फीयर जिसको हम आयन मंडल बोलेंगे। तो समताप मंडल तथा आयन मंडल के मध्य में आपका मध्यमंडल है। ठीक है साथियों, तो ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो रही होगी। समताप मंडल तथा आयन मंडल के मध्य में मेसोस्फीयर है आपका। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन 2 सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सभी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करें और बताएं आंसर्स के विषय में। आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ भी रखे हैं लेकिन इसको रिवीजन के तौर पर मैं करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए साथियों, किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? अगर बात कही जाए किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रखती है, तो सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी सीमा, देखिए सबसे लंबी सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ में। मतलब भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा शेयर करता है या साझा करता है, जबकि अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी सीमा रेखा शेयर करता है जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। जो बांग्लादेश है पड़ोसी देश भारत का, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा साझा होती है। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है भारत। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन 4 सही होगा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कई साथियों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। बांग्लादेश आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए साथियों, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। ये आपकी पृथ्वी बन गई और इसको जो है 2 भागों में बांट दिया 0 डिग्री अक्षांश ने। और इस प्रकार से हम देखेंगे, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में ये रही मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध में ये रही कर्क रेखा। ठीक है साथियों, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर तथा 22 दिसंबर।
बताइए साथियों। देखिए थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपकी मकर रेखा है, ये वाली दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है, तो मकर रेखा पर लंबवत सूर्य कब चमकता है? 22 दिसंबर के लिए। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून, तो 21 जून को कह सकते हो कि मतलब जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जबकि दो तिथियां बची, 21 मार्च और 23 सितंबर, सारी डेट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, और कह सकते हो 21 मार्च और 23 सितंबर, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर के लिए सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ, और आपने बहुत अच्छा रिप्लाई भी किया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है। स्थिर दिखाई देता है, कारण क्या है? उसकी ना कोई दिशा बदलती है, ना कोई मतलब, तो इस प्रकार से आप देखिए ऑप्शन है आपके। ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर होता है। बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए साथियों, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा मतलब क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर होगा, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए ये जो है हमेशा उत्तर की तरफ को ही दिखाई देगा। ठीक है साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये रही पृथ्वी, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, तो यहाँ पर जस्ट दिखाई देता है हमेशा, इसीलिए इसकी कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। चाहे पृथ्वी परिक्रमण करे, चाहे पृथ्वी परिभ्रमण करे, ठीक है, चाहे रोटेशन करे, चाहे रेवोल्यूशन करे, दोनों दशाओं में ही जो ध्रुव तारा है पृथ्वी के उत्तर में ही दिखाई देता है, क्योंकि नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर है, ये नॉर्थ पोल के जस्ट सीध में है, इसीलिए ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जंगली, अरे ये क्या लिख गया? गधा लिख गया, वो गधी लिख गया गधा की जगह पे। भारत में जंगली गधा का प्राकृतिक निवास कहाँ है? देखो साथियों, गधा लिख गया या गधी लिख गया, दोनों का समान मानक है, दोनों की समान रिस्पेक्ट है, चाहे गधा हो या गधी हो यहाँ पर, क्योंकि जहाँ गधा रहेगा वहाँ गधी रहेगी, जहाँ गधी रहेगी वहाँ गधा रहेगा। इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। देखिए भारत में जंगली गधी का प्राकृतिक निवास कहाँ स्थित है? चाहे गधी आ जाए या गधा आ जाए, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है साथियों, गिरिवन, सुंदरबन, कच्छ का रण, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। बहुत जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। गधी या गधा कहाँ रहते हैं? गिरिवन, सुंदरबन, कच्छ के रण तथा पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत ही कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जंगली गधा, जंगली गधे के बारे में साथियों बता दूं मैं। जंगली गधे जो हैं आपका पाकिस्तान या उससे सटा हुआ एरिया, और ये भारत में जो भुज और कच्छ, ये गुजरात का एरिया है, कच्छ का रण है, यहाँ पर जो है जंगली गधे जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, और यहीं पर जंगली गधा अभयारण्य भी है, यहीं पर जंगली गधा अभयारण्य भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा था जंगली गधा अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो क्या बताएंगे साथियों? गुजरात बताएंगे। क्या बताएंगे? गुजरात बताएंगे। ठीक, तो आप
गधा और गधी में अंतर ना, वो पक्षपात ना करें। ठीक है, आपका ऑप्शन 3 सही है साथियों इस क्वेश्चन के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी बताइए। इथियोपिया, मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान। सबसे पहले देखिए कौन सी नदी की बात हो रही है? नील नदी की बात हो रही है। कौन सी नदी की बात हो रही है? नील नदी की बात हो रही है। तो नील नदी का उपहार कहते हैं, नील नदी का उपहार कहते हैं। देखिए साथियों, नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? इथियोपिया कहते हैं, मिस्र को कहते हैं, सूडान कहते हैं, दक्षिणी सूडान कहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत जल्दी जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करिए। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग रिप्लाई करिए बहुत जल्दी से। कौन सा आंसर सही होगा? ये रही पृथ्वी और ये रहा जो है भारत का मध्य भाग, और यहाँ पर जो आपका जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका महाद्वीप ये रहा। और अफ्रीका महाद्वीप में जो है एक झील है जिसको बोलते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील है आपकी कहाँ पर है? विषुवत रेखा के पास में है, और यहीं से एक नदी निकलती है और चली जाती है यहाँ पर भूमध्य सागर में गिर जाती है। इस नदी को नील नदी कहते हैं। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर, दुनिया की सबसे लंबी नदी है ये नील नदी। ठीक है साथियों, और ये नदी जो है कहाँ से होकर बहती है? एक कंट्री है बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, ये रहा जिसको बोलते हैं मिस्र। मिस्र देश से होकर ये नदी बहती है। दरअसल जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, चाहे सिंधु घाटी हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे सुमेरियाई सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका विकास नदियों के किनारे हुआ है। इस हिसाब से देखिए जो मिस्र जो कंट्री है, मिस्र कंट्री के बीच से होकर ये नदी बहती है, और मिस्र की ही देन है क्या? वो नील नदी की ही देन है मिस्र देश। इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। क्वेश्चन देखिए दोबारा समझिए, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है? तो कौन सा देश है? मिस्र देश है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं या उपहार कहते हैं। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट, बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके उस पर है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? देखिए साथियों, सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एशिया के मरुस्थलों के विषय में। ये सारे, चाहे थार मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, तकला मकान मरुस्थल है, काराकुम मरुस्थल है, ये सारे के सारे मरुस्थल जो है एशिया के ही हैं। ये सारे मरुस्थलों की लोकेशन क्या है? एशिया ही है, और इनकी लोकेशन कहाँ पर है ये देखने की आवश्यकता है। ठीक है साथियों, ये लीजिए, ये भारत का ऊपरी हिस्सा रहा, इस प्रकार से ये नेपाल रहा। अगर हम थार मरुस्थल की बात करेंगे तो थार मरुस्थल की लोकेशन आपकी ये रहेगी, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा जो है भारत में और पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा पाया जाता है। थार मरुस्थल समझ में आ गया दोस्तों, ये थार मरुस्थल हो गया। गोबी मरुस्थल जो है, देखो ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम चाइना है, चाइना के ऊपर कंट्री है मंगोलिया, और इसके ऊपर है रसिया। तो ये मंगोलिया वाला क्षेत्र है, मंगोलिया में जो मरुस्थल पड़ता है वो है गोबी मरुस्थल। वो कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल। अगर बात कही जाए कि सबसे बड़े मरुस्थल की, तो गोबी मरुस्थल ही एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन बात अभी बात जो करना बाकी है वो तकला मकान मरुस्थल की और काराकुम मरुस्थल की भी बात करना आवश्यक है। आखिरकार ये कहाँ पर है? ये अक्सर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन भी देखिए पूछ लिए गए आज इसमें। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तकला मकान मरुस्थल यहाँ पर पामीर की घाट है, यहाँ पर पामीर की घाट है, और इससे इधर के लिए ये जो आपका चीन वाला जो एरिया है, यही वाला क्षेत्र है तकला मकान मरुस्थल का। जबकि कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इधर वाले जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे काराकुम मरुस्थल। तो ये साथियों तकला मकान मरुस्थल और काराकुम मरुस्थल जो है मध्य एशिया के भाग है। काराकुम मरुस्थल तथा तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के भाग हैं, जबकि गोबी मरुस्थल जो है आपका मंगोलिया में पाया जाता है, ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो गया? गोबी मरुस्थल हो गया। थार मरुस्थल तो भारत का सबसे बड़ा हो गया। तकला, मकाना और काराकोरम मरुस्थल जो है एशिया के, मध्य एशिया के मरुस्थलों में आते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। मैं समझता हूँ सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते जाइए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? का अलग है, भूमि अलग है। प्यासी भूमि का देश कहते हैं। देखिए बहुत जल्दी जल्दी बताइए, बहुत लोग इसमें चक्कर खाएंगे। सऊदी अरब, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया तथा चीन। बताइए इनमें से कौन सा कंट्री होगा? किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। सऊदी अरब, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, चीन। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए थोड़ा सा समझने की आवश्यकता यह है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब जो है ये भी शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पर मरुस्थल ही मरुस्थल है, ठीक है। लेकिन एक और कंट्री की बात हम करने वाले हैं, चीन है। चीन का भी 1/3 पार्ट जो है मरुस्थल है। लेकिन एक और कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खास बात ये होती है, इसको काजियों को थोड़ा उल्टा करके बना दीजिए, तो ये वाला जो एरिया है, इधर का जो एरिया है, जो 1/3 एरिया है, ये तो उपजाऊ एरिया है इसका। जबकि 2/3 एरिया है, ये सब पठारीय मरुस्थल है। ये सब पठारीय मरुस्थल है दोस्तों, इसका ये वाला एरिया ऑस्ट्रेलिया का। तो एक कॉन्टिनेंट भी अपने आप में, कंट्री भी है अपने आप में। तो किसी कंट्री के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है किसका माना जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का माना जाएगा। तो किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। बहुत याद रखें, सऊदी अरब लगा के ना चले आए, ठीक है साथियों। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? बहुत अच्छा, कई बार क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, आप बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। बताइए जो उल्कापिंड जो आते हैं आपके अंतरिक्ष से, तो कौन से उसमें क्षेत्र में आके जो है जलने लगते हैं? तो सबसे पहला जो मतलब जो है मतलब वायुमंडल का जो सबसे पहला स्तर है वो कौन सा है? ट्रोपोस्फियर। ये लगभग आपका पड़ता है 18 किलोमीटर, 16 से 18 किलोमीटर तक। इसके बाद में आपका पड़ता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल सबसे पहले, ट्रोपोस्फियर जिससे बोलेंगे। समताप मंडल सेकंड नंबर पड़ता है। थर्ड नंबर पड़ता है मेसोस्फियर। तो समताप मंडल आपका 50 किलोमीटर तक है, और जबकि मेसोस्फियर जो है 80 किलोमीटर तक है। इसके ऊपर आइनोस्फियर है, फिर आपका एक्सोस्फियर है। 5 जो है वायुमंडलीय लेयर्स यहाँ पड़ते हैं, ठीक है साथियों। तो इसमें बताना क्या है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगेंगे, ये बताना है आपके लिए। तो ये आपका जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बहुत जल्दी से बताइए साथियों। मध्य मंडल हो जाएगा, मेसोस्फियर। जी, यही वाला क्षेत्र है मेसोस्फियर वाला, ये वाला क्षेत्र, थर्ड नंबर वाला। इसमें जैसे ही उल्कापिंड प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण से उल्कापिंड जो है जल जाते हैं। मैक्सिमम उल्कापिंड जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद में पृथ्वी तक आ ही नहीं पाते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में ही जल जाते हैं तथा आकाशीय धूल का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। जो उल्कापिंड बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं और बहुत स्पीडली पृथ्वी तक आ जाते हैं, तो वो जो है पृथ्वी पर आकर बहुत बड़ी बड़ी झील या मतलब तालाबों का निर्माण करते हैं और काफ़ी विनाश का कारण भी बनते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा, मध्यमंडल। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से सुधार हेतु था। किस सुधार हेतु था गंगा एक्शन प्लान? गंगा एक्शन प्लान क्या है, सबसे पहले तो आवश्यकता है जानने की। गंगा एक्शन प्लान जो है आपका 1985 में लाया गया। कब लाया गया? 1985 में लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जो नदी का जो जल है, जो इंडस्ट्री की वजह से या शहरों के मतलब दूषित जल का उसमें प्रवाहित होने के कारण जल में प्रदूषण हो गया, जिससे क्या है बीओडी कम हो गया, और गवर्नमेंट का जो ध्यान गया तो उसमें जो है गंगा एक्शन प्लान को लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में लाया गया। इस पर जो है खर्च किया गया
खर्च का जो टारगेट था 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे इस पर। वो सॉरी, गलत हो गया, 1200 रुपये, 1200 करोड़ रुपए खर्च करने थे इस पर। ठीक है, 1200 करोड़ खर्च का लक्ष्य था। इसके बाद में एक और आया, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को। वो जो डेट थी 4 नवंबर 2008। गंगा तथा यमुना नदियों को जीवित नदी घोषित किया गया उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा 20 मार्च 2017 को। तो गंगा एक्शन प्लान और गंगा से रिलेटेड ये वाले पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो साथियों, जल की गुणवत्ता, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था? जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। तो गंगा एक्शन प्लान कब आया साथियों? 1985। और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया केंद्र सरकार द्वारा 4 नवंबर 2008 को। जबकि गंगा तथा यमुना नदियों को जीवित नदी घोषित किया गया उत्तराखंड हाई कोर्ट के माध्यम से 20 मार्च 2017 को। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा। नेक्स्ट रिप्लाई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस है, सॉरी थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। देखिए साथियों, सबसे पहली बात यह है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कितनी हैं। ग्रीन हाउस गैसेस 6 हैं और इनमें से कौन कौन सी मानी जाएंगी? एक तो नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, जलवाष्प है, तथा एक गैस और है। ठीक है, ओजोन गैस भी आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती है। तो कौन कौन सी गैसेस हो गई हैं? एक तो आपकी सबसे पहली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अगली गैस कौन सी है? मीथेन, जलवाष्प तथा ओजोन। 6 गैसेस हैं। अगर हम इन 6 गैसेस में देखेंगे तो आपकी गैस जो मैच कर रही है, मीथेन गैस कर रही है। अर्थात जो है मीथेन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा है। गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? देखिए साथियों, जो गिद्ध हैं वो आपके अपघटनकर्ता में आते हैं, क्योंकि ये सड़े गले जीवों को भी खा जाते हैं और जिंदों को भी खा जाते हैं। ये अपघटनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी संख्या कम हो रही है, काफ़ी समय से कम संख्या हो रही है। दरअसल होता क्या है, जो फूड चैन में एक जो पर्यावरण शास्त्री थे, जिनका नाम था लिंडमान ने एक नियम दिया जिसको 10% का नियम बोला गया। 10% का नियम ये था, इन्होंने एनर्जी फ्लो के बारे में बताया कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर एनर्जी हो केवल 10% जाती है, बाकी 90% रुक जाती है या बीच में वेस्ट हो जाती है, केवल 10% ही ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल कम होता चला जाता है। और इसका जो पिरामिड अगर कहोगे, एनर्जी पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, वो भी सीधा बनता है। ठीक है साथियों, तो इन्होंने जो है लिंडमान ने एक तो नियम ये बताया, दूसरा नियम एक और बताया था इन्होंने ये कहा था कि जहाँ एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। दूसरा इन्होंने ये बताया था, जबकि जो आपका विष होता है, जो जहर होता है, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, जैसे डिक्लोफेनैक तथा एस्प्रिन जैसी कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, तो ये दवाइयाँ
ये दवाइयाँ सब्जियों में लगाई जाती हैं, फलों में लगाई जाती हैं। इनको मानव भी खाता है, आपके पशु भी खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं। जब इनको मान लो सपोज डेट किसी भी पशु या पक्षी ने इसको खाया, तो इनके अंदर जो भी जहर जो रहेगा कीटनाशकों का, वो जहर जब अगली पीढ़ी में जाएगा तो और भी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। उससे ज़्यादा अगर जैसे बकरी ने जो घास खाई या कुछ इस प्रकार का खाया, बकरी को मानव ने खाया, तो बकरी एनर्जी तो कम पहुंचेगी, जबकि आपका जो है जहरीली दवाइयाँ, जो कीटनाशक दवाई का जो असर है वो पूरा पहुंचेगा। इस प्रकार से सबसे ऊपरी पोषक स्तर तक, जैसे गिद्ध है सबसे ऊपरी पोषक स्तर में आता है, पहुँचते पहुँचते क्या है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप देखो गिद्ध में जो कीटनाशक दवाइयों का जो असर है सबसे ज़्यादा पहुंचेगा, जिसमें इसमें आपका जो है डिक्लोफेनेक है तथा एस्पिरिन और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ठीक है साथियों, उससे गिद्धों की संख्या कम हुई है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त कौन सी है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा, लेटराइट मृदा। अगर हम पूरे भारत में देखें तो जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है, जबकि अगर गेहूं के लिए देखेंगे तो दोमट मिट्टी जो है सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है गेहूं के उत्पादन के लिए। गेहूं जो है रबी की फसल होती है, कही जाती है, गेहूं को रबी की फसल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। भूटान की सीमा भारत के इस राज्य से नहीं मिलती है। कौन सा राज्य है जिससे नहीं मिलती है? बहुत जल्दी बताइए साथियों। भूटान की सीमा निम्न राज्य से नहीं मिलती है। ये रहा आपका नेपाल, ये रहा सिक्किम, ये रहा भूटान, और यहाँ पर बताइए बहुत जल्दी से। तो ये सिक्किम रहा, ये वेस्ट बंगाल रहा, ये आसाम रहा, ये अरुणाचल प्रदेश रहा। बहुत जल्दी बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे भूटान की सीमा नहीं मिल रही है? ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा नागालैंड। बहुत जल्दी बताइए। देखिए साथियों, इसमें जो नागालैंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भूटान की जो सीमा है, भूटान जो कंट्री है वो रहा ये वाला। भूटान की सीमा एक तो अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है, सिक्किम से मिल रही है, पश्चिम बंगाल से मिल रही है, आसाम से मिल रही है। तो सिक्किम से मिल रही है, पश्चिम बंगाल से मिल रही है, आसाम से मिल रही है, लेकिन नागालैंड से नहीं मिल रही। तो यही वाला नागालैंड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार किया हुआ है। आप बताइए साथियों, निम्न में से किस राज्य की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? कौन कौन से तटीय राज्य हैं? बहुत जल्दी बताइए साथियों। एक तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। 5 राज्य तो पश्चिमी तटीय राज्य हैं। इधर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत जल्दी रिप्लाई करिए, किस राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? किस राज्य की तटरेखा? बहुत जल्दी बताइए। देखिए बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी लोग। देखिए भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। कितनी तटरेखा इसकी लंबी है? 1214.5 किलोमीटर लंबी है इसकी तटरेखा। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, जबकि गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। जो गोवा राज्य है इसकी सबसे छोटी तटरेखा है 101 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपका जो है सब जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। इसकी सीमा रेखा कितनी लंबी है? 1214.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि किन देशों के बीच अवस्थित है? पाक जल संधि किन देशों के बीच अवस्थित है? भारत तथा पाकिस्तान, भारत व श्रीलंका, मालदीव तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव। बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
मैं इजी क्वेश्चंस का संग्रह पहले दिन लेकर आया हूँ। बहुत जल्दी से बताइए, पाक जल संधि किन देशों के मध्य है? देखिए पाक जल संधि की लोकेशन क्या है, पाक जल संधि की लोकेशन क्या है? जो भारत का जो निचला हिस्सा है और यहाँ पर श्रीलंका है स्थित, तो यहीं पर जो आपकी पाक जल संधि की लोकेशन है वो यहाँ पर है इसको, और यहीं पर आपका जो पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर है, मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर है। ठीक है साथियों, तो पाक जल संधि कौन से देशों के बीच हो गई? इंडिया और श्रीलंका के मध्य हो गई, भारत तथा श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। बी कंटिन्यू। निम्न में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? देखिए मैंने जब हिमालय श्रृंखलाएँ पढ़ाई हैं तो मैंने सारे नाम बताए हैं। आंतरिक हिमालय आज पूछ लिया गया, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु अथवा मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो गया होगा? निम्न में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? बहुत जल्दी रिप्लाई करिए। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। बहुत जल्दी रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो आंतरिक हिमालय की जो संख्या दी गई है वो दी गई है आपके महान हिमालय के लिए, ग्रेटर हिमालय के लिए दी गई है। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, इसके कई नाम हैं, आंतरिक हिमालय। ठीक है, तो महान हिमालय वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बराक नदी किन राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बराक नदी, जी हाँ साथियों, बराक नदी कहाँ से गुजरती है? बहुत जल्दी बताइए, बराक नदी कहाँ पर है? बराक नदी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश और असम, मणिपुर और मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड। बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से बताइए, बराक नदी किन राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है? अरुणाचल प्रदेश और असम, मणिपुर और मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड। देखिए साथियों, जो आपके जो पश्चिमी राज्य हैं, अगर इन राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका एक जो स्टेट है उसको बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये आएगा नागालैंड, नागालैंड के बाद में ये आएगा आपका मणिपुर, और ये आपका आएगा मिजोरम, और यहाँ पर आएगा आपका त्रिपुरा। तो आपकी एक रिवर है जो कि कहाँ चलती है? मणिपुर, मिजोरम होते हुए त्रिपुरा को बजाती है, फिर इधर को असम से होते हुए इस प्रकार से आ जाती है। और यहाँ पर 2 नदियाँ आके मिलती हैं, एक तो जमुना नदी है और दूसरी कौन सी है? पद्मा नदी है। और यहाँ पर जो मेघना नदी का निर्माण करती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से अगर आपका ऑप्शन बराक नदी के विषय में देखा जाए तो बराक नदी कहाँ निकलती है? मणिपुर से निकलती है साथियों, मणिपुर लोकटक झील के पास से निकलती है ये, और आपकी जो है मणिपुर मिजोरम में घूमती हुई और आपकी जो है बांग्लादेश में जाकर मेघना नदी की धारा में मिल जाती है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। बराक नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आजकल बहुत पूछी जा रही है, कई सारे प्रैक्टिस सेट में भी देखने में आई है। चलिए खैर, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थित है? शांत घाटी, बहुत जल्दी आप लोग बता देंगे। शांत घाटी को ही साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, शांत घाटी को ही साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली, देखिए शांत घाटी जो है आपका जो दक्षिण भारत का एक स्टेट है, कौन सा स्टेट है? केरला में है साइलेंट वैली, ठीक है, या शांत घाटी। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, छोटी सी प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे आज, प्रैक्टिस सेट,
और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका रिप्लाई करिए। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जिसको मांजुली कहते हैं किस नदी पर अवस्थित है या किस नदी में अवस्थित है? बहुत जल्दी बताइए साथियों। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जिसको मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। इस प्रकार का जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 आपका ठीक हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, असम में। ठीक है। दरअसल ये नदी द्वीप होता क्या है इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यक है। सपोज डेट ये नदी जो है जा रही है और नदी की टेंडेंसी होती है वो ऊपरी भागों से जो है समुद्र की तरफ को बहती है या निचले स्थानों की तरफ को बहती है। और इस नदी को बहते बहते क्या हुआ कि मतलब एक कठोर चट्टान बीच में मिल जाती है जिसको ये नदी का जल जो है काट नहीं पाता है। और फिर क्या होती है, ये नदी आगे जाके फिर से में एक हो जाती है और बीच में एक टापू टाइप का बन जाता है और टापू और बड़ा बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। यही आपका जो है नदीय द्वीप कहलाता है। ठीक है साथियों, तो मैं समझता हूँ नदीय द्वीप भी आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट है साथियों ये पूर्ण हुआ है। इसकी आंसर की मैंने नेक्स्ट लगा दी है, इसकी आंसर की जो है मैंने नेक्स्ट लगा दी है। अपना उचित सुझाव भी दें कमेंट में और ये भी बताएं आज का जो है ये प्रैक्टिस सेट का जो सेशन है आपका कैसा रहा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट हम आपको लेकर आएंगे ज्योग्राफी के लेक्चर्स और प्रैक्टिस सेट और ईवीएस के भी लगातार चल रहे हैं। आज के लिए साथी इतना ही।